गेम ऑफ थ्रोन सीजन 7 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत होती है किंग्स लैंडिंग से, जहां पर डेनेरियस की आर्मी पहुंच रही है। अनसलिड्स ने एक तरह से किंग्स लैंडिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं डॉथराकीज भी उसी दिशा में मूव कर रहे हैं और इस नजारे को ब्रॉन और जेमी अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोनों ही थोड़ा घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगर इस नेक्स्ट सीन में हम डेनेरियस के काउंसिल्स के पास पहुंचते हैं जो शिप पर मौजूद हैं, यानी कि टीरियन, वेरिस, जॉन स्नो और मिसेंडी। ये सभी शिप के जरिए किंग्स लैंडिंग आ रहे हैं और रास्ते में योरॉन के जो फ्लीट है उसे देख के थोड़ा सा घबराए हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड्स में योरॉन की फ्लीट ने डेनेरियस की फ्लीट को तबाह कर दिया था। यही शिप पर ही आप हाउंड को भी देखते हैं जो शिप के नीचे जाता है बेसिकली एक कैबिन में, और वहां पर उस बक्से को धक्का मारता है जिसके अंदर वो वाइट है। एक्चुअली यहाँ पे हाउंड ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो वाइट है क्या वो अभी सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली किंग्स लैंडिंग में ये जो मीटिंग होने वाली है इसका मकसद यही है कि इस वाइट को वहां पे प्रदर्शित किया जा सके और ये साबित किया जा सके कि व्हाइट वॉकर्स व्हाइट आर्मी तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम पहुंचते हैं सर्सी लैनिस्टर के पास, जो काइबर्न से पूछ रही है कि क्या डेनेरियस को किसी ने देखा। काइबर्न बताता है कि नहीं, डेनेरियस को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उनकी आर्मी वहां पे पहुंच चुकी है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ड्रैगन पिट की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। सर्सी यहाँ पर ग्रेगर क्लेगेन यानी कि माउंटेन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले तो वो सिल्वर बालों वाली औरत को मार डालना, उसके बाद मेरे भाई को मारना, यहाँ पे भाई से मतलब है टीरियन का, देन जॉन स्नो को मार डालना। जेमी ये सारी बातें सुन रहा है और थोड़ा परेशान हो रहा है सर्सी के इस अप्रोच को लेकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीरियन, मिसेंडी, जॉन स्नो और वेरिस ये सब बढ़ रहे हैं ड्रैगन पिट की तरफ। ड्रैगन पिट वो जगह है जो सर्सी ने बेसिकली चूज की है इस मीटिंग के लिए, और यहाँ पर मिसेंडी रास्ते में टीरियन से पूछती है कि आखिर इस जगह को क्यों बनाया गया था। यहाँ पे टीरियन बताता है कि ड्रैगन पिट वो जगह है जहाँ पर टारगेरियंस ने अपने ड्रैगन्स को रखना स्टार्ट किया था। आप इसे ड्रैगन्स का स्टेबल मान सकते हैं। टीरियन बताता है कि बिलेरियन द ड्रेड को यहीं पे रखा जाता था। एक्चुअली बिलेरियन द ड्रेड एगॉन टारगेरियन का तीसरा ड्रैगन था, और इन ड्रैगन्स को पिट में रखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ड्रैगन्स जो हैं आमतौर पे शहर में उड़ते रहते थे और कई बार बच्चों को निशाना बनाते थे, कई बार फसलों को निशाना बनाते थे। ऐसे में टारगेरियंस को मजबूरन इन ड्रैगन्स को कैद करना पड़ा। आपको याद होगा कि सीजन 4 में डेनेरियस को भी ऐसा ही कदम उठाना पड़ा था जब उसने विसरिन और रेगाल को कैद कर दिया था, जंजीरों में बांध दिया था। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर आता है ब्रॉन। ब्रॉन और टीरियन बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉन टीरियन को ब्रियान ऑफ टार्थ और साथ ही पॉड्रिक पेन से मिलाता है। पॉड्रिक और टीरियन भी एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। पॉड्रिक एक वक्त पे टीरियन का स्क्वायर रह चुका है। सीजन 4 में जब टीरियन पर जॉफ्री के कत्ल का इल्जाम लगा था, उस वक्त पॉड्रिक की जान बचाने के लिए उसे ब्रियान के साथ भेज दिया गया था किंग्स लैंडिंग से बाहर। तभी से ही पॉड्रिक ब्रियान को सर्व कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात होती है यहाँ पर, जो है ब्रियान ऑफ टार्थ और हाउंड की। हाउंड और ब्रियान एक वक्त पे आर्या के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला कर चुके हैं। ब्रियान ने उस मुकाबले में हाउंड को हरा दिया था। यहाँ पर ब्रियान हाउंड को बताती है कि आर्या अच्छी है, वो जिंदा है और वो अभी विंटरफेल में है। हाउंड ब्रियान से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो किंग्स लैंडिंग में, तो इस वक्त आर्या की रक्षा कौन कर रहा है। ब्रियान कहती है कि आर्या को अब रक्षा की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो शख्स आर्या के रास्ते में आएगा उसे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनकर आप देखेंगे कि हाउंड स्माइल करता है, मतलब ऐसा कभी कभी ही होता है कि हाउंड मुस्कुराए, लेकिन आर्या के सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात को लेकर वो खुश हो जाता है। यहीं आगे टीरियन और ब्रॉन के बीच भी बातचीत होती है। टीरियन ब्रॉन को अपने पुराने प्रपोजल के बारे में याद दिलाता है, जिसके तहत टीरियन ब्रॉन को हमेशा डबल पे करेगा। यानी अगर ब्रॉन टीरियन के दुश्मनों के साथ है तो टीरियन उसके दुश्मनों से डबल ब्रॉन को पेमेंट करेगा, जिससे ब्रॉन टीरियन के साथ आ जाए। यहाँ पर टीरियन ब्रॉन को यह भी कहता है कि तुमने अपनी जान को खतरे में डाला इस मीटिंग को अरेंज करके। ब्रॉन कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, खतरे में तो तुम्हारी जान है, और वो फिर वेरिस की तरफ भी इशारा करता है। आपको याद होगा कि सर्सी टीरियन और वेरिस दोनों को ही गद्दार मानती है।
ऐसे में ब्रॉन का फायदा होगा अगर वो इन दो गद्दारों को खुद सर्सी तक पहुंचा दे। इस बात पर टीरियन ब्रॉन को कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रॉन अपने इसी तरह के डार्क ह्यूमर के लिए जाना जाता है और पुराने सीजन्स में भी आपने देखा होगा कि टीरियन ब्रॉन के इस अंदाज को काफी अप्रिशिएट करता है। अब पहुंचते हैं ड्रैगन पिट, जहां पर सर्सी अभी तक नहीं पहुंची है। ये सारे के सारे लोग यानी कि जॉन स्नो, टीरियन, हाउंड, वेरिस, ब्रियान, पॉड्रिक सब वहां पर खड़े हुए हैं। और एक सेकंड के लिए शायद आपको लगे कि यहाँ पे सेप्ट ऑफ बेलर वाला सीन ना हो जाए, क्योंकि सर्सी अपने दुश्मनों को एक साथ उड़ाने के लिए मशहूर है। यहाँ हाउंड टीरियन को कहता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किंग्स लैंडिंग छोड़कर गया था और तुम्हारी वजह से हम वापस यहाँ पर है। ये तुम्हारा आइडिया था। सारे पागलपन वाले आइडियाज के पीछे कोई ना कोई लैनिस्टर होता है। टीरियन कहता है कि हाँ, और क्लेगेन्स लैनिस्टर्स की इसमें मदद करते हैं। वो सामने देखता है और सर्जी के साथ साथ ग्रेगर क्लेगेन भी ड्रैगन पिट की तरफ आ रहा है। सर्सी अपनी कुर्सी तक पहुंचती है और बहुत सारे लुक्स एक्सचेंज होते हैं। आप देखेंगे कि योरन ग्रेजॉय थियॉन को देख रहा है, सर्सी और टीरियन एक दूसरे को देखते हैं और इसी तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं आंखों आंखों में, जहां पर ब्रियान और जेमी भी एक दूसरे को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर बैठकर डिनेरियस का वेट कर रहे हैं। सर्सी कहती है कि कितनी देर में आएगी वो। टीरियन कहता है कि डिनेरियस हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन पिट में एंट्री करता है। वो डिनेरियस के साथ है। सभी के सब ड्रैगन को देखकर थोड़ा हैरान और परेशान है, खास करके योरन ग्रेजॉय। आप बल्कि नोटिस करेंगे कि वो अप्रिशिएट कर रहा है ड्रैगन को और साथ ही साथ डिनेरियस को। डिनेरियस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठती है, जिसके साथ में टीरियन भी बैठा हुआ है और बातचीत शुरू होती है। सर्सी डिनेरियस को कहती है कि हम इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम लेट आई हो। डिनेरियस इस बात पर कहती है माय अपॉलॉजीज। मतलब इतनी बड़ी आर्मी जो है उसे किंग्स लैंडिंग को पूरा घिरवा दिया है, मगर माफी मांगी जा रही है देर से पहुंचने के लिए। इसके बाद टीरियन अपनी जगह से उठता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि हमारे पास एक बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए। मगर बीच में ही योरन ग्रेजॉय उसकी बातचीत को रोकता है और टीरियन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो थियॉन को धमकी देता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है और अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरे सामने सबमिट नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। अल्टीमेटली योरन को चुप करवाया जाता है और उसको वापस उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है। बातचीत आगे बढ़ती है। टीरियन कहता है कि हम सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं और हम सभी एक दूसरे को नापसंद करते हैं। हम में से कोई भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, मगर आज एक बड़ा मुद्दा है, लार्जर कंसर्न है, जिसकी वजह से हमारा एक दूसरे से मिलकर बैठकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हाउंड एक बड़ा सा डब्बा लेकर सबके सामने आता है। वो उस लकड़ी के डब्बे को खोलता है। ये वही डब्बा है जिसके अंदर वाइट को कैद करके ये लोग लेकर आए हैं। जब इस डब्बे को खोला जाता है तो पहले तो कुछ मूवमेंट नहीं होता, फिर हाउंड उस डब्बे को पैर से लात मारता है और डब्बा पलट जाता है। उसके अंदर से निकलता है वाइट, जो बहुत तेजी से भागते हुए सर्सी तक पहुंचता है। सर्सी ये देख के बुरी तरह से डर जाती है। लाइक बहुत कम ऐसा होता है कि सर्सी अपने ओपोनेंट्स के सामने अपने चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन दिखाए या ये दिखाए कि उसको किसी तरह का डर लगा है। वो आमतौर पर पोकर फेस लेकर ही चलती है, मगर इस वाइट की वजह से सर्सी के चेहरे पर एक्सप्रेशन आ ही गए। हाउंड जंजीर के जरिए वाइट को पीछे खींचता है और फिर अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है। आप देखेंगे कि वाइट यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, मगर उसकी बॉडी का जो धड़ है वो भी मूव कर रहा है, पैर भी मूव कर रहे हैं। ये देखकर सबकी हालत और थोड़ा खराब हो जाती है। इसके बाद वाइट का हाथ काटा जाता है और आप देखेंगे कि ये हाथ भी एक तरफ कटा हुआ पड़ा हुआ है और मूव कर रहा है। मतलब ये सीन देख के आपको शायद पुराने आहट के एपिसोड्स याद आ जाएंगे। हाथ एक कटा हुआ निकल के जाता है और मूव करता रहता है और धीरे धीरे आपके बेड तक आ जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हॉरर सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद जॉन अपनी जगह से उठता है और वो आग जलाता है और उस हाथ को आग के जरिए भस्म करने की कोशिश करता है। फिर वो ड्रैगन ग्लास का वेपन लेकर जाता है और उस वाइट के सीने में से घोंपता है। इसके बाद वाइट खत्म हो जाता है फाइनली। जॉन बताता है कि
व्हाइट्स को दो तरीकों से मारा जा सकता है, एक तो जलाकर और दूसरा ड्रैगन ग्लास के जरिए। इस पूरे सीन में आप एक बात और नोटिस करेंगे कि मिस्टर काइबर्न बहुत ज्यादा एक्साइटेड है व्हाइट को देखकर। वो उस कटे हुए हाथ को भी उठाता है और बड़ा मतलब एक्सपेरिमेंटल दृष्टि से उसको देखता है। आखिरकार काइबर्न जो है वो साइंटिस्ट है अपने जमाने का, और इस तरह की अनयूजुअल चीजें उसे काफी अट्रैक्ट करती हैं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इस व्हाइट को देख के उसके दिमाग में कुछ और भी प्लानिंग्स आ रही हैं, ये तो हमें पता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि काइबर्न ने माउंटेन को जिंदा किया, मतलब लगभग मर चुका था माउंटेन, उसे अब ज़ॉम्बी माउंटेन कहा जाता है इसीलिए क्योंकि वो मरकर जिंदा हुआ है और काइबर्न ने इस काम को अंजाम दिया है। यहाँ योरन ग्रेजॉय के चेहरे पर कुछ अलग एक्सप्रेशंस हैं। वो अपनी जगह से उठता है और वाइट की बॉडी तक जाता है। वो उसके बाल देखता है और पूछता है कि क्या ये तैर सकते हैं। बताया जाता है कि नहीं, वाइट्स तैर नहीं सकते, ये पानी में नहीं जा सकते। योरन ग्रेजॉय कहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने आइलैंड पर, और मैं वापस तभी वहां से निकलने वाला हूँ जब ये वॉर खत्म हो जाएगी। तुम लोग निपट लो इन वाइट से। वो डिनेरियस की तरफ भी देखता है और कहता है कि भाई तुम भी अपने आइलैंड पर वापस चली जाओ। यहाँ पर वो ड्रैगन स्टोन की बात कर रहा है और कहता है कि जब ये इन लोगों को निपटने दो भाई इन वाइट से, और जब वॉर खत्म होगी तब हम मिल बैठ के बातचीत करेंगे। योरन ग्रेजॉय एक तरह से सर्सी को डिच करके वहां से जा चुका है। बातचीत आगे बढ़ती है। सर्सी कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह की कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जिनेरियस भी बताती है कि मुझे भी यकीन नहीं था पहले इस तरह की चीजों पर, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इन्हें देखा है। जेमी पूछता है कि लगभग कितने लोग हैं इस तरह के जो मर चुके हैं और zombies बन चुके हैं। डेनेरियस कहती है कि ये हजारों की तादाद में हैं। सर्सी फुट डाउन करती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ ट्रूस के लिए, और मेरी आर्मीज तुम्हारी आर्मीज पर अटैक नहीं करेंगी, मगर मेरी एक शर्त है। वो कहती है कि जॉन स्नो को नॉर्थ में ही रहना होगा और उसे इस लड़ाई में, यानी कि डेनेरियस की आर्मी और सर्सी की आर्मी के बीच जो लड़ाई होगी उसमें किसी का भी साथ नहीं देना होगा, उसे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। यहाँ जॉन स्नो सच्चाई का पुतला, उससे सच बोले बिना रहा ही नहीं जाता। वो कहता है कि मैं डेनेरियस को अपनी क्वीन ऑलरेडी मान चुका हूँ। हालांकि जॉन स्नो यहाँ पर झूठ बोल सकता था क्योंकि उसने डेनेरियस को जो प्रॉमिस किया था वो अकेले कमरे में किया था, वहां और कोई मौजूद नहीं था। जॉन कहता है कि मैं दो क्वींस को सर्व नहीं कर सकता। ये सच्चाई पूरे ग्रुप पर थोड़ा भारी पड़ती है। सर्सी इस बात पर नाराज हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है फिर आपस में निपट लो, मैं तो जा रही हूँ। वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉन पर टीरियन थोड़ा भड़कता है और उसे कहता है कि तुम्हें सच बोलना जरूरी था। जॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे, तुम यही कहोगे कि तुम्हें नेड स्टार्क की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता की इस सच्चाई के चक्कर में ही मौत हुई है। मैं जानता हूँ ये सारी बातें, मगर जिस दिन इंसान हर वक्त झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा वहां पे शब्दों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी और वो बहुत खराब वक्त होगा। डेनेरियस भी यहाँ पर जॉन को कहती है कि तुम थोड़ा तो झूठ बोल ही सकते थे, और ये झूठ जो है ये सबकी भलाई के लिए होता। मगर जॉन सच्चाई का पुतला, सच बोले बिना रह ही नहीं सकता। शायद झूठ उसके मुंह से निकलता ही नहीं है। मतलब कुछ अच्छे लोग होते हैं ना जो कभी झूठ नहीं बोल पाते, जॉन वैसा ही है। आखिरकार वो हीरो है हमारी स्टोरी का। यहाँ टीरियन डेनेरियस के सामने एक आइडिया रखता है और कहता है कि मैं जाकर सर्सी से अकेले में बातचीत करता हूँ, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। डेनेरियस कहती है कि मैं यहाँ इतनी दूर इसलिए नहीं आई कि मेरा जो हैंड है उसे मार दिया जाए। किसी को भी सर्सी पर भरोसा नहीं है। भाई जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को मरवा देती है और मार डालती है तो वो अकेले कमरे में क्या करेगी। मगर टीरियन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, और कोई हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा और उससे बात करने का एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। टीरियन जाता है रेड कीप में। यहाँ टीरियन और जेमी के बीच बातचीत होती है। जेमी टीरियन को कहता है कि मैं सर्सी को कन्विंस करने की कोशिश पहले ही कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ हेल्प मिलने वाली है तुम मुझसे बात करोगे तो। टीरियन कहता है कि ट्राई करना तो बनता है, और टीरियन सर्सी के रूम में एंट्री करता है। यहाँ कमरे में सर्सी टीरियन को कहती है, बेसिकली डिनेरियस की तरफ इशारा करते हुए, कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की औरत है। वो फॉरेनर है और वो अपनी औकात नहीं जानती। सर्सी कहती है कि तुम यही चाहते थे ना कि हमारा हाउस डिस्ट्रॉय हो जाए, लैनिस्टर हाउस खत्म हो जाए। टीरियन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। सर्सी कहती है कि तुम्हारी वजह से हम पर न जाने कितने लोगों ने अटैक किया और हमें बर्बाद कर दिया।
अगर टाइवन लैनिस्टर यानी कि हमारे पिता आज जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। टीरियन कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पिता को मारने के अलावा, क्योंकि एक तो उन्होंने मुझे हमेशा ही बुरी तरह से ट्रीट किया और दूसरी बात ये कि वो मुझे उस क्राइम की सजा देना चाहते थे जो मैंने किया ही नहीं। यहाँ पे टीरियन जॉफरी के कत्ल की बात कर रहा है। टीरियन ने जॉफरी का कत्ल नहीं किया था, मगर टाइवन लैनिस्टर टीरियन को इस बात के लिए सूली पर चढ़ाने वाले थे। यहाँ टीरियन सर्सी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो असल में हाउस लैनिस्टर का खात्मा नहीं चाहता। डेनेरियस तो सीधा सीधा किंग्स लैंडिंग पर अटैक करना चाहती थी अपने ड्रैगन्स के साथ और अपनी आर्मी के साथ, लेकिन ये टीरियन था जिसने डेनेरियस को कन्विंस किया ऐसा ना करने के लिए। सर्सी टीरियन को कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही जॉन स्नो ने डेनेरियस के आगे घुटने टेके होंगे। टीरियन कहता है कि ऐसा नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि उसका क्वीन बनना जरूरी है क्योंकि वो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना देगी। सर्सी कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो किंग्स लैंडिंग पर अटैक क्यों करना चाहती थी, इतने सारे बेगुनाह लोगों को क्यों मारना चाहती थी। टीरियन यहाँ पर एक बहुत पते की बात कहता है। वो कहता है कि डेनेरियस अपने आप को जानती है। वो जानती है कि उसे कितना गुस्सा आ सकता है और इसीलिए उसने एक ऐसे इंसान को अपना काउंसिल चुना है, अपना हैंड ऑफ द किंग चुना है, जो उसकी इन इम्पल्सिस पर नजर रख सके, पहरा लगा सके, उसे वक्त वक्त पर वायलेंस के अगेंस्ट समझा सके। सर्सी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वाइट्स पूरी दुनिया का खात्मा कर देंगे, सबको मार डालेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो और मेरे चाहने वालों के साथ कुछ बुरा ना हो। टीरियन सर्सी से बात करते करते इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि सर्सी प्रेग्नेंट है। वो सर्सी को यही कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है। अगला सीन फिर से ड्रैगन पिट का। यहाँ पर डिनेरियस और जॉन स्नो बिलेरियन द ड्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। ये ड्रैगन एगॉन टारगेरियन का तीसरा ड्रैगन था और ये लगभग 200 साल तक जिया था। इसे ड्रैगन पिट में ही कैद कर दिया गया था और इसके बाद और भी ड्रैगन्स इसी ड्रैगन पिट में पैदा हुए थे। लगभग 5 ड्रैगन्स थे जिनके बारे में शोज में बताया नहीं गया है, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मगर बुक्स में इनका जिक्र है। और ये जो 5 ड्रैगन्स थे ये बहुत छोटे थे साइज में। आज से लगभग 170 साल पहले एक सिविल वॉर हुई थी जिसमें जो किंग्स लैंडिंग के लोग थे उन्होंने ड्रैगन पिट पे अटैक किया था और जितने भी ड्रैगन्स थे उन्हें मार डाला था। अब ड्रैगन्स को मारना तो आसान होता नहीं है, मगर ये ड्रैगन्स बहुत छोटे साइज के थे और साथ ही ये जंजीरों से भी बंधे हुए थे। तो लाखों की संख्या में जब लोगों ने अटैक किया तो इन ड्रैगन्स का खात्मा हो गया। यहाँ डेनेरियस जॉन स्नो से उसी बारे में बात कर रही है कि जब पहली बार किसी ड्रैगन को इस ड्रैगन पिट में कैद किया गया तो वहीं से टारगेरियन खानदान का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि टारगेरियंस अपने ड्रैगन्स के लिए जाने जाते थे। जब ड्रैगन्स ही नहीं बचे तो फिर टारगेरियंस भी बाकी लोगों की तरह आम हो गए। यहाँ जॉन डेनेरियस को कहता है कि तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, तुम अभी जिंदा हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि टारगेरियन परिवार खत्म हो चुका है। डेनेरियस जॉन को बताती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, उसे ऐसा एक जादूगरनी ने बताया है। जॉन कहता है कि शायद ये जादूगरनी एक रिलायबल सोर्स नहीं है, तुम उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकती। ओ जॉन, कितने नादान हो तुम। वैसे भी तुम डारियो नहारिस के बारे में तो नहीं जानते हो ना। डेनेरियस के अपने लवर्स रह चुके हैं, तो वो माँ बन सकती है कि नहीं बन सकती है इसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी होगी। यहाँ पर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, यू नो नथिंग जॉन स्नो, यू नो नथिंग एट ऑल। खैर, टीरियन ड्रैगन पिट में वापस आ चुका है और उसके साथ है सर्सी लैनिस्टर। सर्सी ने अपना जो टेक है उसे चेंज कर दिया है और इस बार वो कह रही है कि वो इस ग्रेट वॉर में डेनेरियस और जॉन स्नो का साथ देने के लिए तैयार है। वो कहती है कि उसके जो बैनरमैन हैं वो डेनेरियस और जॉन स्नो के साथ डेड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और सिर्फ इंसान जिंदा बचेंगे तब डेनेरियस इस बात को याद रखेगी कि सर्सी ने बिना किसी शर्त के उन्हें सपोर्ट किया। अब हम पहुंचते हैं विंटरफेल, जहां पर सैंसा और लिटिल फिंगर बातचीत कर रहे हैं। सैंसा को जॉन स्नो का लेटर मिला है जिसमें उसने बताया है कि वो डेनेरियस के आगे घुटने टेक चुका है और वो लोग विंटरफेल आ रहे हैं। सैंसा यहाँ पर थोड़ी नाराज है, थोड़ी परेशान भी है, और वो लिटिल फिंगर से इस बारे में बातचीत कर रही है कि भाई हमने उसे किंग इन द नॉर्थ बनाया था और वो ड्रैगन क्वीन के आगे घुटने टेक चुका है।
लिटिल फिंगर यहाँ कहता है कि हो सकता है ये दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे हों। वो सैंसा को भड़काने की कोशिश करता है, कहता है कि जॉन अभी किंग इन द नॉर्थ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे अननेम किया जा सकता है। अगर वो किंग नहीं रहेगा तो डेनेरियस उससे शादी भी नहीं करेगी। सैंसा कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आर्या ऐसा कभी नहीं होने देगी। लिटिल फिंगर यहाँ पर बात को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करता है और अब वो सैंसा को आर्या के खिलाफ भी भड़का रहा है। सैंसा कहती है कि आर्या शायद मुझे मार ही डाले। लिटिल फिंगर यहाँ सैंसा को एक छोटी सी स्पीच देता है, ज्ञान से भरी हुई, जिसमें वो सैंसा को कहता है कि जब भी कोई इंसान कोई एक्शन लेता है मेरे खिलाफ तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरे साथ सबसे बुरा क्या कर सकता है, आखिर उसका मकसद क्या होगा, और फिर मैं उसी मकसद के हिसाब से उसके एक्शंस को जज करता हूँ। यहाँ पे सांसा कहती है कि आर्या मुझे मारने के लिए विंटरफेल आई है ताकि वो लेडी ऑफ विंटरफेल बन सके। बेसिकली सांसा आर्या के खिलाफ पूरी तरह से भड़क चुकी है। आई मीन देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम वापस पहुंच चुके हैं ड्रैगन स्टोन, जहां पर जॉन स्नो, डेनेरियस, टीरियन, जोरा मॉर्मोंट, सर डावोस मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा। यहाँ पर जॉन अपना प्लान रखता है और कहता है कि डेनेरियस मेरे साथ अनसलिट को लेकर शिप के जरिए व्हाइट हार्बर तक जाएगी और डॉथराकीज को हम किंग्स रोड के जरिए भेज सकते हैं नॉर्थ की तरफ। वहां पर हम किंग्स रोड पर एक जगह पर डॉथराकीज से मिलेंगे और एक साथ विंटरफेल में अराइव करेंगे। जोरा मॉर्मॉन्ट के ख्याल कुछ अलग हैं। वो कहता है कि डेनेरियस को ड्रैगन के जरिए विंटरफेल तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो किंग्स रोड के जरिए विंटरफेल तक जाते हैं तो कोई भी इंसान डेनेरियस पर तीर चला सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे लोग डेनेरियस के पिता के अगेंस्ट लड़ाई लड़ चुके हैं और कोई भी हीरो बनने की कोशिश में ऐसा कर सकता है। जॉन कहता है कि मेरे हिसाब से डेनेरियस को मेरे साथ ही विंटरफेल तक जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के लोग हमें एलायस के तौर पर देखेंगे अगर हम एक साथ वहां पर लैंड करेंगे तो। डेनेरियस अल्टीमेटली अपना डिसीजन लेती है और जॉन के साथ शिप का सफर तय करना पसंद करती है। मीटिंग के बाद जॉन वहां से जाता है, मगर पीछे से थियोन उसे आवाज देता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर थियोन जॉन को कहता है कि तुमने हमेशा सही का साथ दिया और तुमने हमेशा सही करने की कोशिश की। इनफैक्ट सर्सी के सामने भी तुमने सच कहा। थियोन कहता है कि मैंने हमेशा सही करना चाहा, मगर मुझे पता ही नहीं था कि सही होता क्या है। मैं हमेशा ही दुविधा में रहा कि मैं ग्रेजॉय हूँ या स्टार्क हूँ। जॉन यहाँ पर थियोन को समझाता है और कहता है कि हम दोनों को ही नेड स्टार्क ने पाला पोसा है, बड़ा किया है। ऐसे में हम अपने अंदर से नेड स्टार्क को नहीं निकाल सकते, उनकी दी हुई सीख को नहीं निकाल सकते। तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम ग्रेजॉय भी हो और स्टार्क भी हो। थियोन यहाँ पे जॉन स्नो को बताता है कि जब वो रैमजी का प्रिजनर था तब उसे यारा ने बचाने की कोशिश की थी। उसकी बहन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे जिंदा रखने की कोशिश की थी, मगर थियोन उस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो नहीं भागा वहां से और यारा का प्लान जो है कामयाब नहीं हो पाया। मगर सच्चाई तो यही है ना कि यारा ने थियोन को बचाने की कोशिश की एटलीस्ट, और अब यारा योरॉन ग्रेजॉय की प्रिजनर है। थियोन यहाँ पर जॉन को ये बात बताता है और जॉन कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर खड़े होकर सोच क्या रहे हो, जाओ उसे बचाओ। थियोन अब जाता है आयरन फ्लीट के लोगों के पास और उनके सामने अपने प्लान को रखता है। कहता है कि यारा ने हमें लीड किया और अब हमें जाकर यारा को बचाना चाहिए। फ्लीट के जो बाकी लोग हैं वो थियोन को वैसे भी कभी भी पसंद नहीं करते थे और अब वो उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो थियोन के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट उस फ्लीट का जो कमांडर है वो थियोन के साथ वायलेंस स्टार्ट करता है, उसे धक्का मुक्की करता है, उसे मारता पीटता है। बदले में थियोन भी उस पर हाथ उठाता है। इन दोनों के बीच एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें थियोन विजयी होता है। अब आयरन आइलैंड्स के जो बाकी लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं वो थियोन के सामने सबमिट कर देते हैं और इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि यारा ही उनकी ट्रू लीडर है। अब पहुंचते हैं विंटरफेल, जहां पर दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर आर्या को ब्रान और सैंसा के सामने बुलाया गया है। आर्या वहां पहुंचती है और सैंसा से पूछती है कि क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो। सैंसा कहती है कि हाँ, कई बार ऑनर के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं।
इसके बाद वो कहती है कि तुम पर कत्ल का आरोप है और ट्रीजन का आरोप है। इसके बाद वो अपनी गर्दन घुमाती है और पीटर बेलिश की तरफ देखती है और कहती है, लॉर्ड पीटर बेलिश, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? लॉर्ड बेलिश के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सैंसा क्या कह रही हो तुम? सैंसा कहती है कि कौन से इल्जाम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं? आपने हमारी आंट लाइसा एरन का कत्ल किया था, क्या ये इल्जाम आपको कंफ्यूज कर रहा है? लॉर्ड बेलिश कहता है कि क्या, हाँ मैंने उसका कत्ल किया है, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए किया था। सैंसा कहती है कि नहीं, मुझे बचाने के लिए नहीं, ताकि तुम्हें वेल में पावर मिल सके, इसलिए तुमने ऐसा किया। इसके बाद सैंसा कहती है कि तुमने लॉर्ड एरन का भी कत्ल करवाया, तुम ही ने हमारी आंट लाइसा को वो पॉइजन दिया था जिससे लॉर्ड एरन की मौत हुई। क्या तुम इस इल्जाम को डिनाई करते हो? इसके बाद सैंसा लिटिल फिंगर पर और इल्जाम लगाती है। बेसिकली लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था सीजन 1 में, वो भी लिटिल फिंगर ने ही करवाया था और सैंसा को ये बात पता चल चुकी है। लॉर्ड बेलिश सारे इल्जामों से इनकार कर रहे हैं और आखिरी इल्जाम जो लिस्ट में शामिल होता है वो होता है नेड स्टार्क की मौत का। सैंसा कहती है कि तुमने हमारे पिता को धोखा दिया, तुम्हारी मदद से सर्सी ने नेड स्टार्क को बंदी बनाया, कैद किया। लिटिल फिंगर कहता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ब्रांड बोलता है। ब्रांड के बारे में विंटरफेल के ज्यादातर लोग जान चुके हैं, या एटलीस्ट सभा के लोग तो जान ही चुके हैं कि वो पास्ट प्रेजेंट देख सकता है। जब ब्रांड कुछ कहता है तो उसकी बात में अब वजन होता है। ब्रांड कहता है कि तुमने हमारे पिता की गर्दन पर चाकू रखा था और कहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझ पर विश्वास मत करो। लिटिल फिंगर की बोलती बंद हो चुकी है, वो अपने घुटनों के बल पर आ चुका है। मतलब इतने सीजन्स तक लोगों को मैनिपुलेट करने के बाद, लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद, अब ये नौबत आ गई है कि लिटिल फिंगर रो रहा है। वो सैंसा से दया की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मैंने हमेशा तुम्हारी माँ को प्यार किया। सैंसा कहती है, फिर भी तुमने उसको धोखा दिया। लिटिल फिंगर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया। सैंसा कहती है, और तुमने मुझे भी धोखा दिया। इससे पहले कि लिटिल फिंगर और कुछ बोले, आज पर ही मौत हो जाती है। आपको बता देती हूँ कि ये वही चाकू है जिसके जरिए लिटिल फिंगर ने ब्रांड का कत्ल करवाने की कोशिश की थी, ताकि लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बीच की जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ सके। हालांकि बुक्स में ये जो चाकू वाली स्टोरी लाइन है ना, थोड़ी अलग है। मैं इसके बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक्स में क्या हुआ था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टोरी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कॉन्स्पिरेटर लिटिल फिंगर की मौत हो चुकी है। अब उसी के लेवल की साजिश करता, यानी सर्सी के पास हम पहुंच चुके हैं किंग्स लैंडिंग में। मैं उसको साजिश करता क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ। यहाँ पर जेमी अपने नाइट्स के साथ प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, किस तरह से आर्मी ऑफ डेड का मुकाबला करेंगे, जॉन स्नो की आर्मी को किस तरह से सपोर्ट करेंगे। सर्सी वहां पहुंचती है और जेमी से कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। यहाँ पर सर्सी जेमी को बताती है कि तुम वाकई सबसे बेवकूफ लैनिस्टर हो, हमारे जो पिता हैं वो सही कहते थे। जेमी इस बात पर हैरान होता है और कहता है कि क्या, मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम किस तरह से अटैक करने वाले हैं और किस तरह से जॉन स्नो का साथ देने वाले हैं। सर्सी कहती है, तुम्हें लगता है कि सच में हम ऐसा करेंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जॉन स्नो और डेनेरियस की आर्मी को आर्मी ऑफ द डेड से लड़ने दो, मरने दो। वो दोनों की जो आर्मी है वो कमजोर हो जाएगी और फिर बाद में जब ये पूरी वॉर खत्म हो जाएगी, तब हम डेनेरियस और जॉन स्नो की आर्मी पर अटैक करेंगे। सर्सी कहती है कि योरन ग्रेजॉय एसॉस गया है गोल्डन कंपनी को हायर करने के लिए। जेमी कहता है कि क्या क्या बोल रही हो? सर्सी कहती है कि कोई भी मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैंने योरन के साथ प्लान बनाया था कि मीटिंग के दौरान वो नाटक करते हुए वहां से चुपचाप चला जाएगा, ताकि सबको ये लगे कि योरन मेरा साथ छोड़ चुका है, जबकि असल में वो एसॉस जाएगा और वहां पर जाकर गोल्डन कंपनी को हायर करेगा। आपको याद दिला देती हूँ कि आयरन बैंक ने सर्सी को और ज्यादा लोन देने की पेशकश की थी और सर्सी उस लोन को ले चुकी है। अब इस पैसे का इस्तेमाल वो करेगी अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत करने में।
सर्सी जेमी के सामने अपना प्लान रखती है और कहती है कि जब तक डेनेरियस और जॉन स्नो आर्मी ऑफ द रेड से लड़ाई लड़ेंगे तब तक हम अपने बाकी जो लैंड्स हैं उन्हें वापस से हासिल कर लेंगे, उन पर वापस कब्जा कर लेंगे। सर्सी कहती है कि मैं जो बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा और तुम यहीं रहोगे किंग्स लैंडिंग में, तुम कहीं नॉर्थ वॉर्थ नहीं जा रहे हो किसी का साथ देने के लिए। जेमी कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जहां रहना है तुम रहो, लेकिन मैंने उन्हें जुबान दी है कि मैं इस लड़ाई में उनका साथ दूंगा, तो मैं वहां जा रहा हूँ। सर्सी यहाँ पर जेमी को धमकाती है, वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से हिले भी तो मैं तुम्हें मारने का ऑर्डर पास कर दूंगी। वहीं पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन भी खड़ा ही हुआ है, साक्षात एग्जीक्यूशनर सर्सी का। सर्सी माउंटेन को जेमी को मारने का इशारा करती है, माउंटेन अपनी जगह से आगे बढ़ता है, मगर जेमी इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि सर्सी असल में ऐसा नहीं कर सकती। आपको याद दिला देती हूँ कि इससे पिछले सीन्स में भी टीरियन ने भी इसी तरह की पेशकश सर्सी के सामने रखी थी और कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा इतना ही बुरा किया है तो तुम मुझे अभी इसी वक्त माउंटेन के हाथों मरवा दो। मगर तब सर्सी ऐसा नहीं करती है। अब जब वो टीरियन को नहीं मरवा सकती तो वो जेमी को कैसे मरवाएगी? जेमी से तो वो वाकई प्यार करती है। जेमी सर्सी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। वो घोड़े पर सवार है और आप नोटिस करेंगे कि किंग्स लैंडिंग में बर्फ पड़ रही है। किंग्स लैंडिंग वेस्टरॉस का वो हिस्सा है जहां पर ठंड नहीं पड़ती है। आप पिछले सीजन्स में भी नोटिस कर रहे होंगे कि वहां पर अक्सर धूप ही रहती है, मगर अब वो वक्त आ चुका है, अब विंटर फाइनली आ चुकी है और पूरे किंगडम पर छा रही है। किंग्स लैंडिंग भी इससे अछूता नहीं है। अब पहुंचते हैं विंटरफेल, जहां पर सैमुअल टार्ली भी पहुंच चुका है और वो ब्रांड से मिलता है। आपको याद दिला देती हूँ कि इससे पहले सीजन 3 में भी ये दोनों मिल चुके हैं। इनफैक्ट सैमुअल ने ही ब्रांड की वॉल क्रॉस करवाने में मदद की थी। अब यहाँ पर ब्रांड सैमुअल को बताता है कि वो विजन्स देख सकता है, वो बता सकता है कि कब क्या कहाँ घट रहा है। यहाँ पर एक चीज एटलीस्ट क्लियर हो गई है कि ब्रांड फ्यूचर नहीं देख सकता है। अभी तक के उसके विजन्स को लेकर ये अज्यूम किया जा रहा था कि शायद उसे फ्यूचर भी नजर आता है, मगर ऐसा नहीं है। एटलीस्ट टीवी शोज में तो ऐसा नहीं है, बुक्स में स्टोरी लाइन अलग हो सकती है। सैमुअल और ब्रांड के बीच यहाँ पर और भी बातचीत होती है। ब्रांड सैमुअल को कहता है कि जॉन का ये जानना बहुत जरूरी है कि वो नेड स्टार्क का बेटा नहीं है, वो रेगार टारगेरियन का बेटा है। यहाँ पर वो बात रिवील होती है जो इतने सीजन से छुपी हुई थी। इनफैक्ट 1996 में जब पहली बार जॉर्ज आर मार्टिन की किताब रिलीज हुई थी अ गेम ऑफ थ्रोन्स, वहां से ये सस्पेंस बिल्ड होता है कि जॉन की माँ कौन है। इतने सालों बाद ये फाइनली रिवील हो चुका है कि जॉन स्नो की माँ लियाना स्टार्क थी, नेड स्टार्क की बहन, उसका पिता रेगार टारगेरियन। इनफैक्ट रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क ने शादी की थी छुपकर। रेगार टारगेरियन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और लियाना को अपनी पत्नी बनाया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जॉन स्नो आयरन थ्रोन का असली हकदार है। यहाँ पर शो राइटर्स से एक छोटी सी गलती हो गई है। उन्होंने ब्रांड के डायलॉग में शामिल किया कि जॉन स्नो का असली नाम जॉन स्नो नहीं जॉन सैंड है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर जॉन बास्टर्ड चाइल्ड है भी तो भी वो सैंड नहीं कहलाएगा, वो वाटर्स कहलाएगा। अगर लियाना और रेगार शादी नहीं भी करते तो भी उसका नाम होता जॉन वाटर्स। वेस्टरॉस की दुनिया में आपके पिता जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया के हिसाब से आपका नाम रखा जाता है, इस बेसिस पर नहीं कि आपका जन्म किस जगह पर हुआ है। डॉनिश जो बास्टर्ड्स होते हैं उनका नाम सैंड होता है, लेकिन जो टारगेरियंस बास्टर्ड होते हैं उनका नाम वाटर्स होता है, उनका सरनेम वाटर्स होता है। कोई बात नहीं, राइटर्स की इस गलती को हम थोड़ा माफ कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो जॉर्ज आर आर मार्टिन जैसे तो नहीं लिख सकते ना। मुद्दे की बात यह है कि जॉन स्नो ना सैंड है, ना स्नो है और ना वाटर्स है। वो है जॉन टारगेरियन, बल्कि जॉन टारगेरियन भी नहीं, एगॉन टारगेरियन। पुराना टावर ऑफ जॉय का सीन दिखाया जाता है जिसमें लियाना स्टार्क अपने भाई नेड को बता रही है कि इस बच्चे का नाम एगॉन टारगेरियन है। अब हम पहुंचते हैं उस शिप पर जहां पर जॉन और डेनेरियस एक साथ हैं। जॉन डेनेरियस के केबिन के सामने खड़ा है और दरवाजा नॉक करता है। डेनेरियस दरवाजा खोलती है और दोनों की आंखें चार होती हैं।
वो उसको कमरे में इनवाइट करती है एंड देन दे मेक लव। डेनेरियस जॉन की बुआ है, सगी बुआ, रियल आंट। वो रेगार की छोटी बहन थी। मगर प्यार प्यार है और गेम ऑफ थ्रोन्स का प्यार है ये, तो हम कौन होते हैं ऑब्जेक्ट करने वाले। खैर, दरवाजे के बाहर टीरियन खड़ा है और टीरियन को इन दोनों का करीब आना पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि क्या टीरियन को डेनेरियस से प्यार है? हो सकता है, मगर लगता नहीं है कि ये सच है। टीरियन डेनेरियस का हैंड ऑफ द क्वीन है और वो हमेशा वही डिसीजंस लेने में बिलीव करता है जो डेनेरियस के लिए बेहतर होंगे। अब जॉन स्नो के साथ प्यार में पड़ना डेनेरियस के लिए सही नहीं है अकॉर्डिंग टू टीरियन। डेनेरियस अपने आप को वल्नरेबल कर रही है, कमजोर कर रही है नॉर्दर्नर्स के आगे, ऐसा टीरियन का मानना है। उसने कहा नहीं है मगर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे तो आप वापस अपने उस पुराने अंदाजे पे जा सकते हैं कि टीरियन को डेनेरियस से प्यार है। आपकी मर्जी है, जो चाहे वो सोचें, क्योंकि राइटर्स ने तो अभी तक क्लियरली नहीं बताया है। विंटरफेल में पीटर बेलिश की मौत के बाद सैंसा और आर्या के बीच एक सीन होता है जहां पर सैंसा आर्या को कहती है कि तुम बहुत मजबूत हो। असल में आर्या सैंसा को कह रही होती है कि जो कुछ तुमने सहा मैं वो सह नहीं पाती। इस बात पर सैंसा कहती है कि तुम बहुत मजबूत हो और शायद तुम वो सब सह पाती। मगर सच ये है कि आर्या वाकई सैंसा के सिचुएशन में अगर होती तो अब तक मर चुकी होती, क्योंकि ना तो वो अपने मुंह को कंट्रोल में कर पाती, ना ही वो अपने हाथ पैरों को कंट्रोल में कर पाती। वो किसी ना किसी दिन जॉफरी को थप्पड़ वप्पड़ लगा देती और फिर उसे भी एग्जीक्यूट किया जा चुका होता। मगर सैंसा को उसके डर का फायदा मिला और इसी वजह से वो अब तक सरवाइव कर पाई, अब तक जिंदा रह पाई। ये दोनों ही सीन के एंड में नेड स्टार्क को याद करते हैं। यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरी फैमिली के लोग जितने भी हैं सबके सब नेड को ही याद करते रहते हैं, किसी को भी कैटलिन की याद नहीं आती। अब पहुंचते हैं वॉल पर। यहाँ पर टॉरमुंड और बेरिक डोंडारियन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। टॉरमुंड बेरिक को कहता है कि नाइट्स वॉच के लोग मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि ये जो हाइट है, इस हाइट की तुम्हें वक्त के साथ साथ आदत पड़ जाएगी। तभी टॉरमुंड की हाइट के पार नजर पड़ती है एक व्हाइट वॉकर पर। एक व्हाइट वॉकर घोड़े पर बैठकर वॉल की तरफ आ रहा है और धीरे 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 इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 10 से 100, 100 से 1000, मतलब अनगिनत हो गए हैं ये सारे व्हाइट्स जो वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी पता चलता है कि सिर्फ जमीन पर ही व्हाइट वॉकर्स नहीं है, अब आसमान में भी व्हाइट वॉकर है, वो भी ड्रैगन के साथ। वो विसेरियन जिसे पिछले एपिसोड में नाइट किंग ने मार दिया था और फिर से जिंदा किया था, वो अब पार्ट गिरता है। इसी पार्ट को अब ये डेड आर्मी क्रॉस कर रही है नाइट किंग के साथ। यहां पर खत्म हो जाता है ये एपिसोड और ये सीजन। अगले सीजन में क्या होगा? एक ही चीज होगी, वो होगी वॉर, लाइक बिग ग्रेट वॉर। नाइट किंग को जॉन स्नो और डेनेरियस कैसे हराएंगे ये तो वही जानते हैं, क्योंकि किताबें तो मौजूद है नहीं जो ये बता पाए कि आगे क्या होगा। फिलहाल हम खाली बैठकर इंतजार कर सकते हैं और अंदाजे लगा सकते हैं। इन अंदाजे लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी और कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी जो आपके इस इंटरेस्ट को फीड करता रहे। इसके अलावा पुराने सीजन्स पर भी काम करना बाकी है तो वो भी होगा। फिलहाल बाय। एक मिनट सर, मैम रुक जाइए। इस एपिसोड को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। भाई बहुत एनर्जी मिलती है जब आप कोई सवाल पूछते हैं और मैं सोचती हूँ कि भाई इस सवाल पर तो वीडियो बनना चाहिए। तो आप ऐसे ही साथ देते रहिए। नमस्कार।